हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रॉक कट आर्किटेक्चर उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइज इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज जो भी आपको आज पॉइंट्स मिलने वाले हैं रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड, उन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। बिकॉज क्या चीज़ है कि आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर करना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है और उसको रिमेंबर करना, मेमोराइज करना वो थोड़ा सा ना मुश्किल सा रहता है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से मेनली हमें क्या करना होता है, ज़्यादातर जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हमें क्रक्स पता होगा तो इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम उस क्वेश्चन को फ्रेम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, अगर हमें मेन पॉइंट्स हमारे माइंड में होंगे तो। इसीलिए गाइस इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसके पॉइंट्स को ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं आगे। तो चलिए गाइज, शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आपके लिए जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की तो मैं आपको कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसमें जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, एज इसमें झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, तो और आप झा सर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द रॉक कट आर्किटेक्चर represents one of the most important sources of our knowledge of earlier Indian art and history. Discuss. रॉक कट आर्किटेक्चर प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के हमारे ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने बताया GS1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि हमें हमारी जो पहले टाइम पे, पुराने टाइम पे जो हमारी इंडिया की, भारत की जो भी कला थी, आर्ट थी और जो हिस्ट्री थी, इतिहास और कला के बारे में हमें उससे पता चलता है, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स देखने को मिलता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम सोर्सेज देखते हैं ना कि हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, राइट। और जो भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं या जो एक्सकेवेशंस होती हैं वो हैं, तो उनसे हमें, ये हमारे सोर्सेज होते हैं या फिर लिटरेरी सोर्सेज होते हैं
जो बुक्स वगैरह होती है उनसे हमें पता चलता है। तो उसमें रॉक कट आर्किटेक्चर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स देखने को मिलता है, तो वो बोला गया है इसमें। तो हमें उस पे अपने पॉइंट्स देने हैं, डिस्कस करना है हमें। तो हमें उसमें अपने पॉइंट्स देने हैं कि ऐसा क्यों है, वो इतना इम्पोर्टेंट सोर्स क्यों है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन गाइस। Rock cut architecture has served as an important means to decipher the culture, religion, customs, and skills of our very talented artisans. Rock cut architectures are a great reservoir of knowledge holding and carrying forward the legacy for centuries. अब ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, इसके थ्रू मतलब ये एक माध्यम हमें देखने को मिलता है जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है कि कल्चर कैसा था। जैसे कि जो आर्टिजन्स थे उनकी स्किल्स के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि हमें दिख रहा है वो आर्किटेक्चर उन्होंने किस तरीके से बनाया है, कितने फाइन तरीके से, क्या टेक्सचर उन्होंने यूज़ किया है, हर चीज़ के बारे में हमें उनकी स्किल्स का पता चल रहा है। हमें वहाँ के कल्चर का, वहाँ के रिलीजन का पता चलता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ पे किस तरीके का धर्म प्रिवेल करता है, किस तरीके का रिलीजन प्रिवेल करता है। तो हमें इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं। और सबसे ज़्यादा हमें वहाँ के आर्टिजन्स का टैलेंट भी पता चलता है कि कितने ज़्यादा टैलेंटेड और कितने डाइवर्स आर्टिस्ट हमें वहाँ उस टाइम पे देखने को मिलते थे हमारी अर्लियर इंडियन सोसाइटी में, राइट। रॉक कट आर्किटेक्चर्स आर अ ग्रेट रिजर्वायर ऑफ नॉलेज होल्डिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड द लीगेसी फॉर सेंचुरीज। अब ये क्या है, एक ग्रेट रिजर्वायर, हम कहते हैं ना कि एक बड़ा सा बर्तन है जिसके अंदर भरा हुआ है। तो एक ऐसा रिजर्वायर है जिसमें हमें भर भर के नॉलेज मिलती है, मतलब, और ये इस लीगेसी को आगे सेंचुरीज तक लेकर गया है कि हमें बाद तक, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही हमें ये देखने को मिला है। जैसे कहते हैं ना कि एक परंपरा होती है या रीति रिवाज होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते चले जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी है रॉक कट आर्किटेक्चर में, कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी थी, इतनी अच्छी नॉलेज हमें प्रोवाइड करता था हर चीज़ के रिगार्डिंग, कि ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर का था, ये साल दर साल चलता चला गया कि हमें वेरियस सेंचुरीज तक हमें ये देखने को मिला, ये लीगेसी चलती रही। तो इससे हमें बेसिकली क्या पता चल रहा है, रॉक कट आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है, राइट। सो दिस वाज आवर इंफॉर्मेशन। अब क्या क्या मतलब, जैसे हमें बोला कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज किस तरीके से है या हमें क्या क्या चीज़ें से पता चलती है, तो हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज सोसाइटी, समाज के बारे में। The earliest caves were inhabited by the humans for the purpose of paintings, as shrines and for shelters. जैसे कि हमें caves देखने को मिलते हैं, पहले के टाइम पे जो caves हुआ करते थे वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। जब वहाँ पे लोग रहते थे तो हमें देखने को मिलता है ना, वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हमें मिलती थी कि दीवारों पे पेंटिंग्स होती थी। वो दीवारों पे किस तरीके से पेंटिंग्स करते थे, मान लो जैसे एनिमल्स हंट कर रहे हैं तो उसकी पेंटिंग होती थी, या जो भी काम होता था, तो वो बेसिकली अपनी जो दिनचर्या होती थी या जो वो काम करते हैं उसके बारे में ही वो पेंट करते थे। उससे क्या पता चल रहा है हमें कि उनका किस तरीके से कल्चर था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर वो ऐसी पेंटिंग है कि एक एनिमल है और एक उसके पीछे एक इंसान है जो उसको हंट कर रहा है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें हंटिंग एंड गैदरिंग की देखने को मिल रहा है एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इस तरीके से उनकी पेंटिंग्स के थ्रू हमें वहाँ पे क्या पता चलता था, उनकी लाइवलीहुड का पता चलता था, उनके रहन सहन का पता चलता था, उनका क्या कल्चर है हमें उसके बारे में पता चलता था, राइट। तो वो हमें जैसे कि श्राइन्स में या फिर शेल्टर्स के लिए वो रहा करते थे, सॉरी हाँ, श्राइन्स में और शेल्टर्स में वो जब वहाँ पे उसके लिए रहा करते थे तो वहाँ पे पेंटिंग्स करते थे, जिससे हमें उनकी पूरी कहते हैं ना कि उनकी दिनचर्या का और उनके जो काम होते थे, उनका कल्चर, हर उसके बारे में पता चलता था। द भीमबेटका caves, a World Heritage Site on the Deccan Plateau, contains primitive tools and decorative rock paintings reflecting the interaction of humans with their environment. अब क्या चीज़ थी, भीमबेटका केव्स जो हमें देखने को मिलती है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे टूल्स
मिलते हैं या ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे से सजाई हुई है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है, उन पेंटिंग्स को देख के हमें पता क्या चलता है कि जो वहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, जो वहाँ पे मानव रहते हैं, उनका उनके सराउंडिंग्स के साथ, उनके पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कितना इंटरेक्शन है, किस तरीके से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एनिमल का एग्जांपल दिया कि एनिमल को हंट करते हुए अगर पेंटिंग है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, उनका इंटरेक्शन पता चल रहा है कि उनका एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं। अब एनिमल्स क्या है, एनिमल्स भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट हैं, तो उससे हमें उनकी लाइफ का पता चल रहा है, लाइफ के बारे में पता चल रहा है। द इंटरेक्शन विद टिल डेट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्वाइवल। अब ये जो इंटरेक्शन है, ये आज भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट के बारे में पता चलती है और आज के टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है हमारे लिए। तो इस तरीके से वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में साबित होता है। ठीक है, या फिर हम एक यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, जैसे आर्टिजन्स की स्किल्स के बारे में हमें उससे पता चलता है। तो वो भी क्या है, हमें पुरानी अपनी सोसाइटी के बारे में ही पता चल रहा है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा टैलेंटेड, किस तरीके का आर्ट हमें लोगों में देखने को मिलता था, किस तरीके का टैलेंट था। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, राजनीतिक। किंग्स पेट्रनाइज्ड द केव्स इन ऑर्डर टू शो देयर माइट, टू इंक्रीज देयर होल्डिंग्स एंड इन्फ्लुएंस, एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द वॉन्डरर्स। अब जो किंग्स थे, जो हमें राजा देखने को मिलते थे, वो इन केव्स को सपोर्ट करते थे, केव्स बनवाते थे या वहाँ उनको जो बनाते थे उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, किस लिए दिखाते थे, अपनी पावर दिखाने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अपना माइट दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी ये दिखाने के लिए कि हाँ हम तो कितना सोचते हैं प्रजा के लिए, हम प्रजा के लिए ही हैं, प्रजा से ही राजा है, राजा राजा प्रजा के लिए है। ठीक है, अपनी वहाँ पे इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, कि जैसे अब एक किंग ने क्या किया, वहाँ पे केव बनवा दिया। अब वो किस लिए, कि भाई जो भी मान लो ट्रेडर्स हैं, जैसे कि, तो ट्रेडर्स एक होता था ना कि कारवां चलता था, तो अलग अलग बहुत वो टाइम टाइम से ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज के टाइम पे क्या है कि एक ही जगह पे मान लो हमें मार्केट देखने को मिल रहा है तो हम वहाँ से जाके ले रहे हैं। तो उस मार्केट में सामान कहाँ से आता है, वो जो मार्केट है वो कारवां से आया करता था, जो ट्रेडर्स थे वो आके बेचा करते थे, जैसे बंजारास थे। ठीक है, तो उनसे जो वो सामान आया करता था, तो अब वो जो ट्रैवल करते थे, इतना इतना लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल करते थे, तो उनको रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए होता था। तो इस तरीके से वो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, अपना वहाँ पे पावर दिखाते थे, अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करते थे उस प्लेस पे। तो इस तरीके से हमें पॉलिटिकल पार वहाँ पे देखने को मिली कि किस तरीके से राजा सोचता था और किस तरीके से वो अपनी पावर सेटअप करता था। एग्जाम्पल, बारबरा केव्स। बारबरा केव्स किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी। ठीक है, ऐसे ही इलोरा केव्स है जो राष्ट्रकूट ने बनवाई थी, और बदामी केव्स जो चालुक्याज ने बनवाई थी। तो ये किस लिए बनवाया करते थे, अपनी माइट, अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपना दबदबा वहाँ पे बनाने के लिए, कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने पे ही ध्यान देते हैं। तो ये हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पता चला, किससे, रॉकेट आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट इज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के केंद्र। Many caves were used as centers for educating and for the purpose of preaching. अब वहाँ पे बहुत सारे केव्स ऐसे भी थे जो जैसे राजा बनाया करते थे। तो वो केव्स, एक तो था कि हमने बात की कि ट्रेडर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो ट्रेडर्स के लिए वो बहुत बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आते थे, तो उनके रुकने के लिए, उनके सेटल होने के लिए होता था। ठीक है, लेकिन कुछ केव्स ऐसे भी होते थे जो कि एजुकेशन के तौर पे काम करते थे, मतलब कि वो एक सेंटर ऑफ एजुकेशन था, कि वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी, वहाँ पे प्रीच किया जाता था, प्रचार किया जाता था। तो उसके बारे में भी हमें वहाँ से पता चला, उसके आर्किटेक्चर से। तो हमें क्या पता चला, हमें एजुकेशन के बारे में पता चला वहाँ पे, कि किस तरीके से, मतलब उस टाइम पे भी एजुकेशन का महत्व, शिक्षा का महत्व हमें देखने को मिलता था। और शिक्षा हमें कहाँ पे देखने को मिलती थी, केव्स में। केव्स में शिक्षा प्रदान की जाती थी, प्रचार दिए जाते थे केव्स के अंदर। For example, in the Western Ghats, Kanheri caves were the biggest centers of education.
अब जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में हमें एक कन्हेरी केव्स देखने को मिलती हैं। वो सबसे बड़ा सेंटर है एजुकेशन का, शिक्षा प्रदान करने का वो सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी, राइट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण। वाटर रिसोर्सेज आर प्रिवेलेंट एट कन्हेरी विच शोज वाटर हार्वेस्टिंग वॉज प्रैक्टिस्ड एट केव्स। अब हमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में पता चला कि वो लोग जैसे अपना इंटरेक्शन दिखाया, इंटरेक्शन पता चलता था हमें लोगों का, ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ उनके, उसी के साथ साथ वो लोग एनवायरनमेंट को समझते थे कि हमें इसको संरक्षित करना ज़रूरी है हमारे लिए, हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट है तो ही हम हैं। तो उन लोगों में भी वो चीज़ थी जो आज के टाइम पे आज एक अवेयरनेस कॉन्सेप्ट पे निकाला जा रहा है ना, कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, आपको प्रिजर्व करना है, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ उस टाइम पे उन लोगों में थी। क्यों? क्योंकि हमें जो कन्हेरी केव्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे, जिसकी हमने बात की थी कि बहुत सब बिगेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन के तौर पे हमें देखने को मिलता है, वहीं पे हमें वाटर रिसोर्सेज भी मिले हैं। वो वाटर रिसोर्सेज क्या बताते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पे की जाती थी, ठीक है। वाटर को हार्वेस्ट करना, ये काम किया जाता था। संचयन, इसका अभ्यास भी वहाँ पे किया जाता था, जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग एनवायरनमेंट के प्रति कितना ज़्यादा अवेयर्ड थे और वहाँ पे सेंसिटिव थे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, और ये हमारी ड्यूटी है, राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, आर्थिक। Many caves were specially carved out at the famous trade routes to facilitate and regulate trade. अब क्या हो रहा था, जैसे हमने वो ट्रेडर्स की बात की थी, तो वही पॉइंट यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में मेंशन है। क्या कि जैसे जो केव्स थे वो स्पेशली किस लिए बनाए गए थे, सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए ही बनाए गए थे, ताकि जो ट्रेड है, जो हमें व्यापार देखने को मिलता है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके और प्रॉपर रेगुलेशन भी वहाँ पे हो सके, कि जो ट्रेडर्स है उनको प्रॉब्लम ना आए, वो उनको शेल्टर मिल जाए, ठीक है, शेल्टर के तौर पे उनको दिया जाता था। या फिर वहाँ पे रेगुलेट किया जाए कि कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा, या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, गलत चीज़ तो लेकर नहीं जा रहा है कहीं पे, तो वो रेगुलेशन भी वहाँ पे किया जाता था, और ट्रेडर्स को भी फ़ायदा होता था, ट्रेड का प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से हो जाया करता था, उसका हमें यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला। तो ये किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक रूप से, कि अगर ट्रेड, मान लो आर्थिक रूप से कैसे, कि अगर ट्रेड, व्यापार है, अगर वो प्रॉपर तरीके से होगा, स्मूथ तरीके से, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगी तो वो पैसा क्या होगा, मनी रोटेट होना शुरू हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि ट्रेड होने से क्या होगा, जो मान लो ट्रेडर्स हैं वो प्रोडक्ट लेके आए, वो मार्केट तक लेके जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा। अब वो जो परचेज करेंगे तो उनके पास क्या आया, ट्रेडर्स के पास पैसा आएगा। अब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी डिमांड करेंगे, ठीक है, वो उसकी डिमांड करेंगे तो उसके पास पैसा आएगा। वो किसके पास जाएगा, जिसने उस ट्रेडर से सामान खरीदा था, वो उसके पास भी जाएगा अपना कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसके पास भी पैसा आएगा। तो इस तरीके से पैसा रोटेट होना शुरू हो जाता है और डिमांड आने लग जाती है, तो इकोनॉमी ग्रो अप होने शुरू हो जाती है, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि भाज एंड करले वर एट फेमस ट्रेड रूट्स इन वेस्टर्न घाट्स विच यूज टू कनेक्ट सी पोर्ट्स टू इंटीरियर्स। अब क्या चीज़ थी, एक भाज और करले केव्स थे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलते हैं ट्रेड रूट्स के लिए, जो कि सी पोर्ट को इंटीरियर से कनेक्ट करते थे, मतलब जो सी वाला रूट था वहाँ से भी ट्रेड को वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिला। तो ये क्या थे, ये हमारे सोर्सेज थे नॉलेज के, कि कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है रॉक कट आर्किटेक्चर के से हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है, किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी विल से दस द एम्पल नॉलेज प्रिजर्व्ड बाय द रॉक कट आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड्स insights into the life and times of ancient people and helps us decipher their society through their own prism as seen from their paintings and tools discovered from these caves। तो क्या देखा हमने कि भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन
प्रिजर्व्ड है, संरक्षित है इन रॉक कट आर्किटेक्चर्स में, जिससे कि हमें जो पुराने लोग हैं, जो एंशिएंट टाइम पे लोग देखने को मिलते थे, उस टाइम पे उनकी लाइवलीहुड क्या होती थी या वो किस तरीके से उनकी लाइफ होती थी, हमें उसके बारे में पता चलता है। हमें उनकी सोसाइटी के बारे में पता चलता है। और कैसे पता चलता है? उनके खुद के बनाए हुए प्रिज्म से, जो क्या है कि उनके जो बनाई हुई पेंटिंग्स है या जो उनके टूल्स हैं, जो हमें केव से मिलते हैं, तो उससे हम उनकी लाइफ के बारे में और वहाँ के उस टाइम की एंशिएंट पीपल की सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें देखने को मिलते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर्स, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।